चलिए ये 65वीं के बिहार स्पेशल का सवाल है। चलिए कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उसे दफन कहाँ किया गया था, उसके बारे में पूछ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसे दफन कहाँ किया गया था, बताइए तो क्या हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा नालंदा। चलिए देखिए इसका आंसर बोल रही है नालंदा होगा। सही बात है कि नालंदा का जो इस्लामपुर है वहाँ पर यूसुफ शाह चक, जो कश्मीर का अंतिम शासक था, उसको दफनाया गया था। याद रखिएगा यूसुफ शाह चक जो नालंदा में दफनाया गया था, नालंदा का एक इस्लामपुर जगह है वहाँ पर दफनाया गया था। कश्मीर में इसका जो शासन रहा था 1579 से 79 से लेकर के 1585 ईस्वी तक कश्मीर के शासक के रूप में कौन रहा था, यूसुफ शाह चक रहा था। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो जाती है 1592 ईस्वी में कहाँ हो जाता है, नालंदा में। नालंदा में कौन सा जगह दफनाया गया, इसको इस्लामपुर में दफनाया गया। बात आई कश्मीर की, तो याद रखिएगा कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, कश्मीर का अकबर तो जैन उल आबदीन का कहा जाता है। याद रखिएगा कश्मीर का अकबर याद रखिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा कि कश्मीर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर शहर का संस्थापक कौन था, श्रीनगर शहर का संस्थापक कौन था, वो अशोक था। कौन था, अशोक था। याद रखिएगा श्रीनगर किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। याद रखिएगा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर अवस्थित है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बख्तियार खिलजी को याद रखिएगा, क्योंकि बिहार से अगर ये सवाल पूछा गया है तो बिहार से सवाल ये भी पूछा आपको जा सकता है कि बख्तियार खिलजी जो बिहार पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा कि बिहार पर जो आक्रमण किया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय को और इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो तहस नहस किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को तो बर्बादी कर दिया। और इसके अलावा जितने भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए शिक्षा का केंद्र या आस्था का केंद्र था, उन सभी को बर्बाद करके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार को जीता था बख्तियार खिलजी। तो बिहार को विजय करने वाला, जीतने वाला पहला तुर्क मुसलमान जो था बख्तियार खिलजी था। याद रखिएगा बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, ऐबक का गुलाम एवं सेनापति था। याद रखिएगा सेनापति था, और इसी के कारण वो कहाँ आया था, बिहार आया था। वाकई में ये लक्ष्मण सेन जो था उस पर आक्रमण करने के लिए गया था, जो बंगाल का शासक था। बंगाल की राजधानी उस समय नदिया थी। कहाँ थी, बंगाल की राजधानी उस समय नदिया हुआ करती थी। ये मेनली जा रहा था नदिया को जीतने के लिए, लेकिन नदिया को जीतने के क्रम में ये बिहार के रास्ते से जा रहा था। तो बिहार के जो ये क्षेत्र देखा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, उसको बर्बाद करके उन्होंने कई सूफी संतों को, कई मौलवियों को बसा करके यहाँ पर स्थापित करके इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। समझ में आई बात है कि जैसे कि सैफुद्दीन मैनेडी वगैरह हो गया, तो इस सब का मकबरा उन्होंने उन सब को बसाया, ताकि बाद में जाकर आप देखें कि मनेर में, पटना में सैफुद्दीन मैनेडी का मकबरा बनाया गया। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। तो बख्तियार खिलजी बाद में बिहार में ही मरता है। तो बिहार का जो बिहार शरीफ का एक गाँव है इमादपुर, बिहार शरीफ में एक गांव है इमादपुर, ये भी बीपीएससी पूछा है। याद रखिएगा इमादपुर में इसे 1206 ईस्वी में दफन किया गया था। याद रखिएगा। और मीर कासिम की हत्या जो हुआ था, मीर कासिम की हत्या राय बल्लभ का पुत्र कहाँ कर दिया था, पटना में। ना 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 गड़बड़ हो गया, मीर कासिम नहीं, मीर कासिम सिराज उद्दौला लिखिएगा, सिराज उद्दौला सही कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ दिए होंगे तो, पीडीएफ दिए हैं ना, उसको सही कर लीजिएगा। जो जो बात लिखते जाते हैं उसको थोड़ा नोट करते चलिएगा। ठीक है, याद रखिएगा सिराज उद्दौला जो है, हाँ क्या बोले, हाँ यहाँ भी मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पर मीर जाफर का पुत्र, मीर जाफर का पुत्र, वो तो राय बल्लभ का पुत्र था, वो कृष्ण, हाँ कृष्णचंद्र, जो अंग्रेज को मदद किया था।
सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर का पुत्र कहाँ कर दिया? पटना में मीर मरान कर दिया था। बताए जो वो भाग गया था प्लासी के युद्ध से, भाग गया था, वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से भाग करके चलाया था पटना, क्योंकि उसका मूल घर जो था पटना ही था। समझ में आई बात है कि नहीं है? इतनी बातें आपको ध्यान में रखना। तो उसको दफना दिया गया यहाँ पर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? चलिए सही कर लीजिएगा इसको। चलिए सेकेंड सवाल है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिला कितना है? तो क्या याद रखेंगे हम लोग? कितना जिला है? 12 जिला है। याद रखिएगा कि 12 जिला ये जो है सो गंगा के किनारे है। याद रखिएगा। इसके अलावा गंगा के किनारे बोला जाएगा कि सबसे लंबी गंगा किस जिला से होकर के बहती है बिहार में? तो याद रखिएगा पटना में 99 किलोमीटर बहती है। कितना किलोमीटर बहती है? 99 किलोमीटर। बिहार में गंगा की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर का है। ये बक्सर के चौसा के पास प्रवेश करती है और कटिहार में जाकर के बिहार से निकल जाती है। समझ में आई बात है कि नहीं है? इतनी बातें आपको गंगा से ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अब बिहार के कौन कौन जिला से, कई बार आपको पूछ देगा कि बताइए बिहार के कौन कौन जिला से होकर के गुजरती है? तो याद रखिएगा कि बिहार में बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना और मुंगेर, लखीसराय से होकर के गुजरती है। ठीक है। इतनी बातें याद रखिए। कई बार पूछल जाएगा कि बिहार के कौन कौन से जिले उत्तरी जिले हैं जो गंगा के उत्तरी तट पर अवस्थित है, या कौन से जिले हैं जो उत्तर की तरफ अवस्थित है और गंगा नदी वहाँ से प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा उत्तर में देखिए बक्सर आ जाएगा, वैशाली आ जाएगा, खगड़िया आ जाएगा, भोजपुर नहीं आएगा, फिर समस्तीपुर आ जाएगा, याद रखिएगा कटिहार आ जाएगा, सारण आ जाएगा, बेगूसराय आ जाएगा। जबकि हाँ उत्तर की तरफ है, क्या बोले? उत्तर पूर्वी है ना, गंगा ऐसे बहेगी अगर, तो यहाँ बोलेंगे तो पूर्वी तो है ही, उत्तर भी है ना। समझे बात को? ऐसे अगर बढ़ गया तो उत्तर भी हुआ ना, उत्तर पूर्वी हुआ। चलिए और बाकी जो भागलपुर देख रहे हैं, पटना देख रहे हैं, मुंगेर, भोजपुर, ये सब जो आ जाएगा कहाँ चलेगा? दक्षिण की तरफ चलेगा। ठीक है। गंगा की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? पटना में 99 किलोमीटर का है। पटना एकमात्र राज्य की राजधानी है, गंगा के किनारे अवस्थित है। मतलब भारत के कितने राज्य से गंगा बहती है? बताइए भारत के कितने राज्य से होकर के गंगा बहती है? 5 चल जाएगा। 5 राज्य, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड, थोड़ा सा झारखंड था ना, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच सीमा बनाकर साहिबगंज में प्रवेश करती है। साहिबगंज से झारखंड और पश्चिम बंगाल। समझ में आई बात है कि नहीं है? और सबसे अधिक लंबाई पूछा जाएगा गंगा का कहाँ है? सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? यूपी में है। याद रखिएगा कहाँ है? यूपी में है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। बाकी ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे इसको, जब ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो। चलिए बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। इसका प्रवेश कहाँ है? बिहार के बक्सर में है, चौसा के पास है। समझ में आई बात है कि उतना हल्ला नहीं करना है। ठीक है। अस्थिर से बोलना है, स्टूडेंट जैसा। ठीक है। हुआ गिद्धौड़ जैसा नहीं करना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में अवस्थित? देखिए दरोगा में भी पूछल गया। याद रखिएगा भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। याद रखिएगा भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। इतनी बातें याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि मुंगेर में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट होता है। इसके अलावा क्या होता है? क्वार्टरजाइट्स। याद रखिएगा। चूना पत्थर तो मेनली आप रोहतास याद रखिएगा। ठीक है, रोहतास को याद रखिएगा। ये सारी बातें याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि नागी नकटी झील कहाँ है? नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य, शायद करंट अफेयर में होगा, था ना अभ्यारण्य। ये कहाँ है? जमुई में। सबसे अधिक सोना अगर पूछा जाएगा कहाँ है तो क्या बोलेंगे? जमुई में। कहाँ बोलेंगे? सोना भी सबसे अधिक जमुई में। अगर पूछा जाएगा कलरव
कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ होता है? क्या बोलेंगे? जमुई में। और जमुई में इसी नागी नकटी जो झील है ना, उसी के पास होता है। और इसी को अभी क्या मिला है? इसको अभी यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा सब। समझ में आई बात है कि नहीं आई? इस तरह से अब भारत का टोटल जो सूची में शामिल हो गया, विश्व विरासत सूची में कितना हो गया है? सॉरी, विश्व विरासत सूची में नहीं शामिल किया गया, रामसर स्थल में। रामसर स्थल में, रामसर स्थल में शामिल किया गया। 85 को रामसर स्थल हो गया कुल मिलाकर। बिहार का जिसमें 3 हो गया। सबसे पहला कांवड़ ताल झील बेगूसराय, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद हो गया नागी नकटी झील हो गया। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए, अगर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा किस जिला में है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, बताइए। ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, क्या बोलेंगे? पश्चिमी चंपारण। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। पूछा जाएगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को जल की प्राप्ति किस नदी से होती है? तब क्या बोलेंगे? जल की प्राप्ति किस नदी से होती है? हाँ, गंडक से, गंडक नदी से। ये सवाल बीपीएससी स्वयं पूछा है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी के किनारे इस तरह से है ना, इस तरह से यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, तो यहीं से गंडक यहीं पे प्रवेश करती है ऐसे करके। और यहीं पर वाल्मीकि नगर वन जीव अभ्यारण्य है, भैंसा लोटन के पास प्रवेश करती है ना। वाल्मीकि नगर में भैंसा लोटन के पास प्रवेश करती है गंडक नदी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य पूछा जाएगा कहाँ है? गौतम बुद्ध, क्या बोलेंगे? गया में। कहाँ है? गया में। ऐसे भी याद रहेगा, गौतम बुद्ध का है ना बोध गया, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसे भी आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है बिहार स्पेशल में। चलिए तो याद रखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है या राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिमी चंपारण में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, बाघ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? कटिहार में, याद रखिएगा, गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछा जाएगा, अररिया बोलेंगे। परमान डॉल्फिन, परमाणु नहीं, परमान होगा। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ होगा? अररिया में। नागी नकटी अभ्यारण्य कहाँ होगा? जमुई में होगा। और पंत अभ्यारण्य कहाँ होगा? ये भी नालंदा में। और उदयपुर पूछा जाएगा, उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ होगा? क्या बोलेंगे? पश्चिमी चंपारण होगा, सही कर लीजिएगा, पहला पीडीएफ है शुरू का। और सरायमान पक्षी अभ्यारण्य, ये भी क्या बोलेंगे? नालंदा में। और बरेला पूछेगा तो वैशाली, बरेला वैशाली में। बरेला कहाँ है? वैशाली में। इतना। और घोघा पूछा जाएगा, घोघा पक्षी अभ्यारण्य, तब क्या बोलेंगे? घोघा पक्षी अभ्यारण्य, क्या बोलेंगे? कटिहार में। क्या बोलेंगे? कटिहार में बोलेंगे, ठीक है। और सिमरी बख्तियारपुर पूछा जाएगा अभ्यारण्य, सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, बताइए। सहरसा में, सहरसा में, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में। समझ में आई बात है कि नहीं है? और कुशेश्वर अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो दरभंगा में, कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा में। इतने। कौन? ना वो अलग है। चलिए आगे बढ़ा जाए। जो भी एक्स्ट्रा बात बोलते हैं वो लिखते चलिएगा, जहाँ जहाँ है ना सवाल, जो पीडीएफ आपको दिए हैं उस पीडीएफ में लिखते चलिएगा, नहीं तो बाद में देखिए रिवीजन करने में आपको दिक्कत होगा। चलिए क्या बोले? हाँ तो उस समय लिख, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, टाइम भी कम लगेगा। चलिए ठीक है, उस समय देख लीजिएगा, याद भी हो जाएगा। चलिए 2011 की जनगणना देखिए, 2011 की ही जनगणना अभी तक चल रहा है। एक हो सकता है कि जातिगत जो जनगणना हुआ है उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो शायद पिछले महीना का करंट अफेयर शायद आपके पास होगा या नहीं होगा। कौन कौन महीना का मिला है आप लोग को? शुरू से बताइए ना, शुरू से कितना? जनवरी फरवरी मार्च ये सब मिला हुआ ना, तो किसी ना किसी महीना में जातिगत जनगणना होगा। तैसे वाला में है, तैसे वाला में है। अच्छा सुनिए, बिहार का करंट अफेयर देंगे ना आप लोग को, बिहार का स्पेशल एक दिन करंट अफेयर चलेगा, समझे? तो बिहार का करंट अफेयर चलाएंगे जिस दिन, उस दिन जातिगत जनगणना को हम उसमें ऐड कर देंगे। बिहार का करंट अफेयर, बिहार का जो नया योजना हुआ है सो, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट, ये सब होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे जातिगत जनगणना को भी, ठीक है।
चलिए, तो 2011 का जनगणना जरूर पढ़ लीजिएगा। 2011 का जनगणना यूट्यूब पर डाला गया, बिहार का भी और भारत का भी, दोनों एक ही वीडियो में डाला गया है, ठीक है। उसको पढ़ लीजिएगा, हम ग्रुप में लिंक डाल देंगे, ठीक है उसका। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सर्वोच्च लिंग अनुपात, यानी लिंगा अनुपात पूछ रहा है कि लिंगा अनुपात। देखिए लिंगा अनुपात क्या होता है बताइए। 2-3 बार तो बिहार और पुलिस में ऐसे ही पूछ दिया था, लिंगा अनुपात ना, लिंगानुपात 2-4 बार तो यही पूछ दिया था इसी तरह से। लिंगानुपात क्या होता है बताइए। हाँ, 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, महिलाओं की संख्या, ये होता है लिंगानुपात। मतलब पूरी जो आबादी भारत का है या बिहार का है तो उसके 1000 पुरुष पर महिला का अनुपात कितना है, इसी को लिंगानुपात बोलते हैं। बताइए बिहार का लिंगानुपात कितना है? अच्छा, किस जिला का सबसे अधिक है? क्या बोलेंगे? गोपालगंज। क्या बोलेंगे? गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है। और लिंगानुपात सबसे कम पूछेगा तब किसका बोलेंगे? लिंगानुपात सबसे कम मुंगेर, पक्का? चलिए देखिए, 2 तरह का लिंगानुपात आपसे पूछेगा। देखिए सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का होगा? सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का 1021 है। मतलब 1000 पुरुष पर 1021 महिला है, मतलब महिला ही अधिक है, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, 1000 पुरुष पर 876 ही महिला है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, शिशु किसको बोलते हैं? 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा होगा ना उसको शिशु बोलते हैं, तो उसका लिंगानुपात अलग बनता है, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक कहाँ है? किशनगंज में। कहाँ है? किशनगंज में। और कितना है? 971। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? वैशाली का। आप इस 4 में कन्फ्यूजन अधिक होगा, पता है आपको? सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर होगा या वैशाली होगा, इसमें फंसिएगा, क्योंकि इसमें है सबसे कम लिंगानुपात और इसमें है सबसे कम शिशु लिंगानुपात। इस दोनों में ना कन्फ्यूजन अधिक होता। अभी मुंगेर बोल रहे थे, कुछ वैशाली बोल रहा था, है कि नहीं? तो इसमें कन्फ्यूजन अधिक होगा, तो कन्फ्यूजन खत्म कर लीजिए। देखिए शिशु जो होता है ना, शिशु मतलब क्या? छोटा बच्चा। तो छोटा बच्चा याद रखिएगा, कौन भगवान का फोटो हमेशा छोटा दिखाता है? किशन जी का जो फोटो होता है हमेशा कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। समझ में आई बात है कि नहीं है? तो याद रखिएगा शिशु लिंगानुपात में सबसे अधिक किशन, ठीक है। अब बताइए, जब शिशु होता है किसी भी, देखिएगा महिला को अगर शिशु होता है, बच्चा होता है, तो उस बच्चा को खिलाने के लिए ना जो साली लोग होती है ना वो आती है। आती है कि नहीं आती है? आप देखिए, अरे बकलोल है तुम, तेरा बुझने नहीं आता है। सही बात है कि नई नवेली जो शादी होता है और फर्स्ट बेबी जब उसको होता है तो आप देखिएगा वो संभाल नहीं पाती है, तो मैक्सिमम अपनी छोटी बहन को ले जाती है बच्चा खिलवाने के लिए। बुझवे नहीं करते। आप लड़की है, आपको क्यों बुझाएगा? बियाह हुआ नहीं ना हुआ, कैसे पता चलेगा? बियाह होगा तब ना साली खिलाइएगा। चलिए तो समझे ना? तो याद रखिएगा, जिस समय शिशु रहता है तो उस समय खिलाने के लिए किसको लाते हैं? साली को लाते हैं, वैशाली। समझ में आई बात है कि नहीं है? तो 2 का कन्फ्यूजन दूर। शिशु अवस्था में कौन दिखेगा? किशन जी। और शिशु जब होगा तो खिलाने के लिए किसको लाएंगे? साली को लाएंगे। क्लियर है ना? तो ये अगर 2 क्लियर हो जाएगा तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यही दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ये 2 और ये 2। क्लियर है? तो सबसे अधिक गोपाल। देखिए शिशु में भी किशन, और किशन को एक और नाम होता है गोपाल। तो ओवरऑल पूछा जाएगा लिंगानुपात में गोपाल, और शिशु वाला में ओवरऑल सबसे अधिक पूछा जाए तो किशन। अधिक वाला में देखिए कृष्ण जी का नाम आ रहा है, कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है कि नहीं? चलिए, क्या बोले? किस में? 1000? हाँ सही बात है, 1021 होगा, मिस्टेक। हाँ 1021, हाँ ठीक है, ये मिस्टेक है। 1021, 971 के। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ बनने वाले हैं? बताइए, घने पतझड़ बनने वाले हैं सबसे अधिक कौन सा जिला? हाँ
पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। हाँ, पश्चिमी चंपारण। चलिए देखिए, मैंने रेट लिए। अच्छा, बिहार में पूछा जाएगा सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तब क्या बोलेंगे? और भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़ ही। अगर पूछा जाएगा कि बताइए पतझड़ वन का अन्य नाम क्या है? पर्णपाती। देखिए सुनिए, ये तो गंगा नदी हो गई बीच से, ठीक है। तो बिहार में सबसे पहला नंबर, वन संपदा बहुत कम है, नहीं के बराबर है। वन केवल उन्हीं क्षेत्रों में है जहां पहाड़ी इलाका है। तो आप देखिएगा यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का जो क्षेत्र है, वहाँ पर वन अधिक पाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम में जो कैमूर रोहतास का क्षेत्र है, कैमूर रोहतास और थोड़ा सा नवादा वगैरह का क्षेत्र, वो सारे क्षेत्र में आप देखिएगा, वो सर औरंगाबाद वगैरह में भी थोड़ा बहुत। तो मेनली आप रोहतास को याद रखिए ना, रोहतास और कैमूर को, ठीक है। रोहतास, और इसी से काम आपका हो जाएगा, रोहतास और कैमूर। और इधर हो गया पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। इन्हीं दो क्षेत्रों में बिहार में अधिकतर वन पाया जाता है। समझ में आई बात है कि नहीं? इसी दो क्षेत्रों में बिहार में अधिकतर वन पाया जाता है। इसके अलावा बिहार में वन बहुत ज़्यादा, बहुत कम है, वृक्ष है। तो वन और वृक्ष में अंतर है। समझ में आई बात है कि नहीं है? वन का मतलब हुआ पूरा सघन होना चाहिए, और वृक्ष का मतलब हुआ कि लंबा पेड़ होगा, एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, उसको वृक्ष। जैसे आप आम का पौधा एक लगाए हुए हैं घर में, कोई अमरूद का पौधा एक लगाए हुए, वो सब वृक्ष में आ जाता है। समझ में आई बात है कि नहीं है? तो मेनली आपको याद रखना है कि हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर वन पाया जाएगा, और रोहतास और कैमूर का क्षेत्र है वहाँ पर वन पाया जाएगा, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक अगर वन पूछा जाएगा, तो सबसे अधिक वन पूछा जाएगा, तो सबसे अधिक वन कहाँ है? कैमूर में। ऐसे हम लोग वन रिपोर्ट 2021 पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ाए हुए हैं। वन रिपोर्ट 2021 हम लोग फिर से पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, वन रिपोर्ट को। तो उस वन रिपोर्ट के हिसाब से आपको सवाल आएगा, ठीक है। तो वन रिपोर्ट के आधार पर ही आपको बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक वन पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वन पाया जाता है, लेकिन सेकेंड स्थान पर यह है। लेकिन घनत्व में अगर पूछा जाएगा कि वन का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तब बोलेंगे पश्चिमी चंपारण में। वन का घनत्व सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण। और वन सबसे अधिक पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? कैमूर में बोलेंगे। समझ में आई बात है कि नहीं आई? अब इसके अलावा पतझड़ वन, याद रखिएगा, बिहार में जो भी एक तो वन कम पाया जाता है, और जो भी पाया जाएगा वो पतझड़ वन पाया जाएगा। पतझड़ वन उसको बोलते हैं हम लोग, जो वन क्या होता है कि पूरे वर्ष में, साल भर में पूरा पत्ती अपना एक साथ गिरा देता है, और फिर से एक ही साथ नया पत्ती सब में आ जाता है। तो वैसे वन को हम लोग क्या बोलेंगे? पतझड़ वन बोलेंगे। समझ में आई बात है कि नहीं आई? कोई समस्या है इसमें? नहीं ना? चलिए। और एक होता है सदाबहार वन, जिसको एवरग्रीन वन कहते हैं। वो वन क्या होता है? उसमें ना सालों भर कुछ सूखी पत्तियां गिरती रहती है और कुछ हमेशा नई पत्तियां आती रहती है, जिसके कारण वो वन हमेशा ना हरा भरा दिखता है। कभी उसकी पत्ती पूरी रूप से गिरती ही नहीं है, हरा भरा, कुछ पत्ती आई कुछ पत्ती गिरी, पता चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए करके उस वन को हम लोग बोलते हैं सदाबहार वन, एवरग्रीन वन। समझ में आई बात है कि नहीं है? तो बिहार में उस प्रकार के वन नहीं पाए जाते सदाबहार वन। भारत में सदाबहार वन मेनली अंडमान निकोबार में मिलेगा, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा, लक्षद्वीप में मिलेगा, और इसके अलावा जो असम का क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत वहाँ मिलेगा। समझे बात को? सबसे अधिक अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, याद रखिएगा, सबसे अधिक जो है सो सदाबहार वन पाया जाएगा, ठीक है। और पूर्वी भारत जैसे हो गया कि मेघालय हो गया, असम हो गया, उन क्षेत्रों में थोड़ा सा पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। समझ में आई बात है कि नहीं है? ये बातें ध्यान में रखेंगे। लेकिन बिहार में सदाबहार वन पाया नहीं जाता है। बिहार में जो पाया जाता है पतझड़ पाया जाता है। पतझड़ जो वन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है उष्ण पतझड़ वन, उष्ण पतझड़ वन, और एक होता है आर्द्र पतझड़ वन। क्या होता है? आर्द्र पतझड़ वन। क्या बोले? अच्छा, वही हुआ, उष्ण बोलते हैं या इसी को शुष्क बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आई बात है कि नहीं। इसी को शुष्क पतझड़ वन बोलेंगे या ये क्या कहते हैं उष्ण पतझड़ वन बोलेंगे, या इसको आर्द्र पतझड़ बोलेंगे। आर्द्र पतझड़ वन वहाँ अधिक होगा जहाँ पर वर्षा होगी, ठीक है। तो बिहार में तो स्पेशल पतझड़ वने कम पाया जाता है, जिसके कारण पतझड़ वन बोलेंगे पश्चिमी चंपारण और कहाँ कैमूर के क्षेत्रों में, ठीक है। अब अगर पूछा जाएगा कि बिहार में स्पेशली कौन सा वन पाया जाता है, उष्ण पतझड़ या आर्द्र पतझड़, तो हम बोलेंगे कि आर्द्र पतझड़ पाया जाता है। कौन सा? आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बिहार में पर्याप्त वर्षा होती है, जिसके कारण आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। तो बिहार में कैसा पतझड़? आर्द्र पतझड़। समझ में आई बात है कि नहीं है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए, उसके बाद अगर ये पूछा जाएगा कि बिहार में आर्द्र पतझड़ वन सबसे अधिक किस जिला में पाया जाता है, तो याद रखिएगा, बताइए इधर वर्षा अधिक होगा किधर होगा। हमको बस यही जानना है, दूसरी जगह वन बिहार में हो रहा है, तो इधर वर्षा अधिक होगा किधर होगा? ऊपर होगा, क्योंकि ये शिवालिक श्रेणी है, हिमालय का क्षेत्र है, इसलिए करके यहाँ पर कैसा पाया जाएगा? आर्द्र पतझड़। और यहाँ पर कैसा पाया जाएगा? शुष्क पतझड़। समझ में आ गई बात है कि नहीं आई? कोई समस्या है इसमें? क्योंकि यहाँ वर्षा कम होगा इसलिए करके शुष्क पतझड़, और यहाँ पर वर्षा अधिक होगा इसलिए करके आर्द्र पतझड़। और क्योंकि घनत्व अधिक है यहाँ पर पश्चिमी चंपारण का, तो आपको पूछ रहा है घने पतझड़ वन कहाँ पाया जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी चंपारण में घने पतझड़। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आगे बढ़ें, चलिए। बाकी हम लोग 2021 का जब वन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उससे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, घने पतझड़ कहाँ पाया जाएगा? पश्चिमी चंपारण में। बिहार में अधिकांश पर्णपाती या पतझड़ वन पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती कहाँ पाया जाएगा? जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जैसे कि कैमूर, रोहतास और गया के क्षेत्र में होता है। अभी जस्ट बताया आपको, ये सब याद रखिएगा, बिहार का ये सब कीवर्ड है। और याद रखिएगा, ये 2-3 जिला याद रखिएगा ना, आपको आसान होगा याद रखना। जो दूसरे राज्य का बच्चा होगा ना, उसको बड़ा टफ होगा, इसलिए करके आप बिहार स्पेशल में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर इसमें काफ़ी बेहतर कर सकते हैं आप। चलिए, आर्द्र पर्णपाती ये 100 से 200 सेंटीमीटर का होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर का, ठीक है। याद रखिएगा, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर का वर्षा होगा वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती पाया जाएगा, और जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम होगा वहाँ पर शुष्क पर्णपाती पाया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए, अगला है तराई क्षेत्र। पश्चिमी चंपारण, अररिया और पूर्वी चंपारण, ये सारे क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा? तराई प्रकार के वन पाए जाएंगे जो आर्द्र पर्णपाती होगा, ठीक है। तराई क्षेत्र मतलब समझते हैं, जो पहाड़ के निचले क्षेत्र होता है उसको हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। एक दिन और पढ़ाए थे तराई क्षेत्र के बारे में, तराई मिट्टी वगैरह के बारे में। हाँ, चलिए। और यहाँ पर जो वन पाया जाएगा, साल पाया जाएगा, शीशम, सागवान, चंदन, महुआ, सखुआ, ये सब वन होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पौधे यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा इतनी बातें। उसके बाद देखिएगा, 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पर होगा? कैमूर में सबसे अधिक वन 1051.6 वर्ग किलोमीटर पड़िएगा, 1051.6 वर्ग किलोमीटर में है। पश्चिमी चंपारण में 903 वर्ग किलोमीटर में है। हेलो, टीचर वाला तो अभी बैच नहीं स्टार्ट है, ठीक है। हाँ, वो है, वो शाम में है 2:30 बजे से। कौन? बीपीएससी 70वीं का? हाँ, तो वो मॉर्निंग में 6 बजे है, ठीक है, और एक 7:30 बजे है, और 70वीं वाला 10:30 बजे है। कोचिंग पर आके बतिया लीजिएगा ना एक बार अस्थिर, तब ना समझ जाइएगा, ठीक। चलिए, 1051.6 और पश्चिमी चंपारण में 903 वर्ग किलोमीटर पड़िएगा, किलोमीटर नहीं, ठीक है। हमको तो कम टाइपिंग आता है ना, तो स्क्वायर वाला नहीं देने आता है, ठीक है, इसीलिए हम लिख दिए। तो पश्चिमी चंपारण में 903 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम वनावरण पूछेगा, सबसे कम वन कहाँ पर है? वनावरण, सबसे कम वनावरण नहीं होना चाहिए था, हाँ, कुल वनावरण होना चाहिए था। कुल वनावरण अगर पूछेगा, वन, अच्छा, वनावरण मतलब समझते हैं, टोटल वन का जो परसेंटेज है वो 7.84% है। हाँ, केवल वन,
7.84%, परसेंटेज भी पूछा गया हुआ है, याद रखिएगा। और टोटल पूछेगा 7381 वर्ग किलोमीटर, 7381 पूछेगा तो। और वृक्ष और वन दोनों मिला के परसेंटेज पूछेगा तो 10.3 परसेंटेज है, ठीक है, 10.3% है 9773 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा सबसे कम वन किस जिला में है, वहाँ लिखल था ना सबसे कम वन, बताइए। शेखपुरा में 1.19 वर्ग किलोमीटर, बस 1.19 वर्ग किलोमीटर, एक तरह समझिए लगभग 2 किलोमीटर है कि नहीं, 2 किलोमीटर लंबा 2 किलोमीटर चौड़ा वन है। चलिए आगे बढ़ते, बाकी वन रिपोर्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसको। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, देखिए आ गया सवाल ना, इसीलिए कहते हैं बिहार का सवाल जो होता है ना फिक्स होता है, इसलिए बिहार स्पेशल में सवाल आप 30 में 30 उठा सकते हैं, बशर्ते करंट अफेयर, आर्थिक सर्वेक्षण, वन और बिहार को पढ़ के चल जाइए, 30 में 30 नंबर आपको मिलेगा, समझे बात को। हेलो, हाँ 12 बजे, हाँ क्या हुआ, पेपर ख़त्म हो गया, हम तो देंगे 12 बजे छुट्टी तो। अब जितने निकलेगा उतने, कौन निकाल रहे थे सेट, आई बीपीएससी वाला सब निकल गया, नहीं वो जरूरी है, वही लाएंगे तो वही कम से कम खाली कर दीजिएगा, हो गया। हाँ करंट अफेयर कौन निकल रहा है, सितंबर, ठीक है, रहने करते हैं फ़ोन हम तब, फिर तो टाइम नहीं लगेगा, 11 तो ऐसे भी बज गया, 11:09। किसको, कहाँ जाएगा, अच्छा पूछे, देखिए चलिए बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, पटना हो जाएगा, 99 किलोमीटर का बताइए अभी इससे संबंधित। चलिए अभी जस्ट बताया, पटना अगर पूछा जाएगा किन किन नदियों के संगम पर है, तो याद रखिएगा गंगा, सोन और गंडक, गंगा, सोन और गंडक तीनों नदी के संगम पर है। पटना में जो पुनपुन नदी है वो फतुहा के पास आकर के गंगा नदी में विलय हो जाती है, याद रखिएगा, फतुहा के पास। गंडक अगर पूछेगा तो याद रखिएगा दानापुर के पास, गंडक कहाँ के मिलती है, दानापुर के पास आकर के। और पुनपुन नदी अगर पूछा जाएगा तो पटना के फतुहा के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। बिहार में गंगा की सहायक नदी कौन कौन सा, देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, फल्गु और अजय नदी है। ये सारी जो है सो गंगा के बिहार में सहायक नदी है, ये ना ना कौन सा, हाँ चंदन है, वो चंदन भी है। नदी के बारे में बोले थे एक दिन, क्या पढ़ाए थे क्या एक दिन, मोटा मोटी बोल देते हैं। क्या बोले, चलिए ये गंगा हो गई, ठीक है, ये बीचों बीच गंगा हो गई, मोटा मोटी बातें आपको बता देते हैं काम के लायक फिलहाल, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोले, बताए थे किस दिन, बताए थे, टोटल नदी बता दिए थे ना, वो तो जिला का नाम बताए थे, वो जिला बताए थे। अब देखिए यहाँ से एक नदी प्रवेश करेगी सिवान में, सिवान से प्रवेश करेगी, गंगा में आके मिल जाएगी, ये नदी है घाघरा, कौन नदी है, घाघरा। घाघरा नदी याद रखिएगा यूपी और बिहार के बीच सीमा भी बनाती है, यूपी और बिहार के बीच क्या करती है, सीमा बनाती है, तो याद रखिएगा घाघरा। फिर यहाँ आकर के पश्चिमी चंपारण में एक नदी आती है, वो है कौन सा, गंडक नदी, कौन सा है, गंडक, ठीक है। अच्छा ये घाघरा नदी कहाँ आकर के मिलती है, घाघरा नदी कहाँ के मिलती है,
बताइए तब। सारण छपरा, सारण छपरा में। तब बताइए ना, बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार स्पेशली नहीं पढ़ल है थोड़ा बहुत। सारण छपरा में। चलिए उसके बाद देखिए गंडक नदी है, गंडक नदी आकर के कहाँ मिलती है? हाजीपुर के पास, हाजीपुर आकर के मिलती है। चलिए उसके बाद देखिए एक नदी और आएगी जो है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है इस तरह से बहती है, इसका नाम है बूढ़ी। पहले थी गंडक, गंडक हो गई बूढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा, क्रम याद रखने में सही रहेगा। पहले बोलेंगे गंडक, गंडक बाद में क्या होगी? बूढ़ी। पहले लोग बूढ़ होगा कि बाद में होगा? बाद में होगा। तो याद रखेंगे पहले गंडक, बाद में क्या हो गई? बूढ़ी हो गई। बूढ़ी गंडक कहाँ के मिलेगी? तो याद रखिएगा इसको खगड़िया में, खगड़िया। याद रखिएगा खगड़िया ऑप्शन में नहीं रहे तो मुंगेर भी मार दीजिएगा, इसलिए कर क्योंकि इधर से आके मिलती है, इधर है खगड़िया। आज आवाज़ ज़्यादा आ रहा है ना, साउंड उसको लगाइए तो। क्या हुआ? हाँ चलिए, तो क्योंकि इधर है खगड़िया, ठीक है, समझ लीजिए बात को। इधर है खगड़िया और इधर है मुंगेर। ठीक है, अगर खगड़िया ऑप्शन में, मुंगेर ऑप्शन में, खगड़िया ऑप्शन में नहीं रहता क्या मार दीजिएगा? मुंगेर। इधर देखिए हाजीपुर और इधर है पटना। अगर मान लीजिए हाजीपुर ऑप्शन में नहीं रहता क्या बोल देंगे? पटना। समझ में आई बात है कि नहीं? पटना के आप पास आकर गंडक मिल जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिएगा एक नदी और आती है जिसका नाम है, पीछे का भी फैन चला हुआ है क्या? नहीं ना? क्या हुआ बताइए ना। बागमती बागी हो गई। फैन को ऑफ कर दीजिए, समझे? गर्मी उतना तो है नहीं, बर्दाश्त करने लायक गर्मी है ना हो, बस ऑफ कर दीजिए। उतना तो गर्मी है नहीं कि परेशान रहे, ऑफ कर दीजिए तो उसको। देखो कल कल परसों 2 दिन वो आई, वो लौट के गई, आज नहीं आई। क्या नाम था उसका? देखो और नहीं आती थी लड़की, एक और लड़की नहीं आती थी। हाँ हाँ वही। यही था ना? ना ये था, ये वाला हम बता रहे थे ना। चलिए तो अभी जो बता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है? जितना बता है ना अभी उसको छोड़ देते हैं। क्या बोले? गंगा खाली अब घिस दे। नहीं ना होगा हो। चलिए चलिए, माता गंगा बह गई, ठीक है? वो दिखेगा नहीं ना। चलिए एक यहाँ से कौन बहाया था बताइए, रिवीजन हो जाएगा। कौन? घाघरा। घाघरा को ही यूपी में जानते हैं क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं, याद रखिएगा, सरयू। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ आकर के मिल जाती है कहाँ पे? छपरा। छपरा कौन जिला में है? सारण में। याद रखिएगा छपरा जिला नहीं है, जिला सारण है, बोल चुके हैं पहले भी। चलिए उसके बाद देखिएगा एगो प्रवेश करती है, ये कहाँ पर प्रवेश की? सिवान में। और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह है कौन सा? गंडक बोले थे, जो हाजीपुर और इधर पटना है, ठीक है, यहाँ पर। फिर एक नदी आएगी बूढ़ी गंडक, जो खगड़िया बोलेंगे, उस पार में खगड़िया, इधर खगड़िया और इधर मुंगेर, जो भी बोले। उसके बाद आएगी कौन सा? पहले बागमती, बीबी, जीजी, के एम,
बागमती, ठीक है, बागमती आएगी और यहीं रुकने दीजिए इसको, बागमती को यहीं रहने दीजिए। फिर आएगी कमला, कमला याद रखिएगा, इसको भी यहीं रहने दीजिए। और इधर से आएगी कोसी, गोसाई थान से, गोसाई थान से आएगी और दोनों का जल प्राप्त करके चलाएगी कुर्सेला, ठीक है, यहाँ चलाई कुर्सेला, कुर्सेला कटिहार में पड़ता है, ठीक है, कुर्सेला ही पूछेगा आपको। तो कुर्सेला में आके कौन मिल गई? कोसी मिल गई। किधर? ना ना कोसी में मिलती है, याद है, दरभंगा के पास में, दरभंगा से आगे निकल करके कोसी मिल जाती है, हाँ, पिपरा घाट के पास, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, कोसी हो गई। तो यहाँ करके मिल गई नहीं, ये हाँ वहाँ जगह है, कटिहार जिला है, जिला पूछेगा तो कटिहार, कटिहार, ठीक है, जिला पूछेगा तो कटिहार, कुर्सेला, कटिहार और भागलपुर के सीमा पर यह अवस्थित कुर्सेला है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है ना? चलिए उसके बाद देखिएगा एक और नदी याद रखिएगा, ये महानंदा, ये कटिहार में आकर के मिल जाती है महानंदा, ठीक है। तो अब आपको पूछा जाएगा बिहार का सबसे उत्तरी पूर्वी नदी, बिहार का सबसे उत्तरी पूर्वी नदी अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? महानंदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महानंदा बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद देखिएगा महानंदा की एक सहायक नदी है जो कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, मेची। मेची किसकी सहायक नदी है? हाँ मेची है, ठीक है। और बलान किसकी सहायक नदी है? बलान किसकी है? बागमती की कि कमला का? बलान, बताइए, बलान भी पूछा जाता है, बताइए किसका है? कमला का। भूल गई ना? पढ़ा है तुम लोग को? पढ़ा है नहीं सब? तो कमला का है, किसका है? कमला का, कमला का सहायक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बलान लिखते हैं ना, कमले लिख दिए। कमला की सहायक नदी बलान, याद रखिएगा, ठीक है। अरे बकलोलपुरी नहीं है कमला, बलान, ठीक है। ये हो गया बागमती, ये हो गया कमला। क्लियर है? चलिए तो याद रखिएगा उत्तरी पूर्वी नदी कौन? महानंदा। इसकी सहायक नदी मेची, जो कहाँ के मिलती है? दर बकलोलपुर, कटिहार में। कहाँ मिलती है? कटिहार में। सब जाके आत्मसात कर लेगी, बता देते हैं, ठीक है, सब पूछल जाएगा। आप देखिएगा यहाँ सवाल एगो रहेगा, आप याद करिए, डायग्राम से ना एगो सवाल निश्चित रहेगा, छप गया सवाल एगो। चलिए अब देखिए, अगर बिहार का शोक पूछल जाएगा तो आप जानते ही हैं, कोसी को बोलेंगे क्योंकि सबसे अधिक बाढ़ लाती है। कोसी की लंबाई कई बार पूछा जाता है 730 किलोमीटर बोलिएगा। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी पूछल जाएगा तो कोसी बोलिएगा, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली। जहां वो पहले थी वहां से 150 किलोमीटर ये दूर हो गई है, समझे बात को? 150 किलोमीटर पहले वो सुपौल जिला में प्रवेश करती थी, भाग के औरैया पहुँच गई है कि नहीं? 150 किलोमीटर, याद रखिएगा। सबसे तेज जलधारा वाली पूछल जाएगा तो ये घाघरा था ना, घाघरा के बाद क्या होता है? गंडक, गंडक, ठीक है। और ये हो गया बूढ़ी गंडक। तो बताइए सबसे अगर पूछा जाएगा तेज जलधारा वाली तो क्या बोलेंगे? बूढ़ी गंडक, तेज जलधारा, याद रखिएगा, तेज जलधारा। और सबसे अधिक पानी लाने वाली, सबसे अधिक पानी लाने वाली, याद रखिएगा, उसमें आप समझिएगा, वीडियो देखिएगा ना, आराम से लिख लीजिएगा। सबसे अधिक पानी लाने वाली को हो गई गंडक, हो गई। समझदारी में समझ आए कि नहीं है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? जो मेन पॉइंट है उसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये पश्चिमी चंपारण में पूछा जाएगा, बताइए पश्चिमी चंपारण में ये गंडक नदी कहाँ प्रवेश करती है? बताइए। हाँ गंडक, हाँ कहाँ प्रवेश करती है? हाँ भैंसा लोटन जगह पर। कौन सा जगह? भैंसा लोटन, याद रखिएगा, भैंसा लोटन, पश्चिमी चंपारण जिला, जगह का नाम वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर में कौन गांव तो बोलेंगे भैंसा लोटन में, ठीक है। चलिए याद हो गया। चलिए अब आते हैं इधर से, इधर से आएंगे तो यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से इस तरह से आती है, जो यूपी और बिहार के बीच सीमा बनाती है, और चौसा के पास आकर के मिल जाती है कर्मनाशा। क्या है ये?
कर्मनाशा बिहार का सबसे अपवित्र नदी माना जाता है। याद रखिएगा, ये भी यूपी और बिहार के बीच क्या बनाता है, सीमा बनाता है। गंगा भी कुछ दूर तक क्या करती है, यूपी प्लस बिहार के बीच सीमा बनाती है। पूछा जाता है यूपी और बिहार के बीच सीमा कौन कौन सी नदियां बनाती है, तो यहाँ से देख लिए हम घाघरा, यहाँ से देख लिए हम लोग गंगा, और यहाँ से हम लोग देख लिए कर्मनाशा। ये सब यूपी और बिहार के बीच क्या करती है, सीमा बनाती है। चलिए, ये हो गया कर्मनाशा। कर्मनाशा के बाद कौन नदी को लाएंगे, सोन आए तक, सोन याद रखिएगा। और सोन याद रखिएगा, ये पटना में जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिलती है, पटना के पास। सोना लिखा गया, देखो सोन, ठीक है। और कहाँ के मिली है, पटना में। क्लियर है। चलिए, उसके बाद सोन के बाद याद रखिएगा, सोन के बाद आपको याद रखना क्या, पुनपुन। पुनपुन नदी, ये जो है सो फतुहा, पटना में एक जगह है फतुहा, वहाँ आकर के पुनपुन नदी मिल जाती है। बिहार में कहाँ कहाँ मिलती है ना, जरूर पूछेगा, याद रखिएगा। देख रहे हैं ना, अभी पूछ रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद पुनपुन के बाद क्या याद रखेंगे, कौन सा नदी, फल्गु। याद रखिएगा, फल्गु नदी का पुराना नाम क्या था, निरंजना। क्या नाम था, निरंजना था। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा, इसी निरंजना यानी फल्गु नदी पर अभी हाल ही में एक रबर डैम बनाया गया है, रबर डैम, ठीक है। रबर डैम कहाँ बनाया गया है, गया में, गया में, याद रखिएगा। और इसी नदी के किनारे विष्णु पद मंदिर गया में स्थित है, बौद्ध गया में। कौन सा मंदिर, विष्णु पद मंदिर, ठीक है। याद रखिएगा, कौन बनवाया था विष्णु पद मंदिर, रानी अहिल्याबाई। क्या बोलेंगे, जगह हो नहीं मिलता है, रानी अहिल्याबाई बनवाई थी। याद रखिएगा, विष्णु पद मंदिर जो कहाँ है, बोध गया में है। किस नदी के किनारे है, और वहाँ पर गौतम बुद्ध क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये हो गया फल्गु नदी। फल्गु नदी के बाद कौन सा नदी याद रखेंगे हम लोग, हाँ क्यूल, ठीक है, क्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूल है, ठीक है। क्यूल जो है सो लखीसराय में आके मिल जाती है। कहाँ मिलती है, ये हो गया क्यूल। क्यूल जो है सो लखीसराय मिल जाती है, समझ जाइएगा उस समय, ठीक है। चलिए, लखीसराय में। उसके बाद कौन सा, अजय सकरी नदी जो है ना, इसी की जलधारा है, समझे ना। यही बाद में बढ़ जाती है सकरी, यहाँ से बढ़ करके फिर एक हो जाती है सकरी ही। तो याद रखिएगा, ये जो है कौन सा, अजय, अजय, ये भी आकर के गंगा में मिल जाती है। और लास्ट में नदी है एक यहाँ पे बती है, वो है चंदन, ठीक है, चंदन नदी। क्लियर है, जो बांका के क्षेत्रों में बती है, बांका भागलपुर में। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, आगे बढ़ा जाए अब। तो याद रखिएगा, इसको क्रम से याद रखिएगा। देखिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। याद रखिएगा, बिब्बी, हाँ जिज्जी, जिज्जी, बिब्बी, के एम। क्या याद रखेंगे, जिज्जी, बिब्बी, के एम। जिज्जी से, जी से घाघरा, जी से गंडक, बी से बूढ़ी गंडक, बी से बागमती, के से कमला, के से कोसी, एम से महानंदा। कई बार क्रम से सजाने के लिए बोलेगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ सजाइए, कौन नदी कैसे बहती है, ऐसे करके आप सजा सकते हैं। जिज्जी, बिब्बी, के एम, उत्तर की नदियाँ। कई बार पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अच्छा, ये सारी बिहार की उत्तरी नदी हो गई, और ये सारे बिहार की दक्षिणी नदी हो गई। समझ में आई बात है कि नहीं है। तो पूछा जाएगा कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार के उत्तर में बहती है, यह बिहार की उत्तरी नदी है। तो ये सारे उत्तरी नदी हो गई, और ये सारे दक्षिणी नदी। क्लियर है। तो उत्तरी नदी को हम याद कर लेंगे, जिज्जी, बिब्बी, के एम, उत्तरी नदी हो गई। उसके बाद जो बच गया सब क्या बोल देंगे, दक्षिणी नदी होगी। पहली बात ये। दूसरी बात, सवाल बीपीएससी फंसाने के लिए क्या करता है, जैसे कि हम रट लिए कि घाघरा, कोसी, बागमती ये उत्तरी नदी है, लेकिन आपको क्या पूछेगा जानते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का प्रवाह बिहार में दक्षिण की तरफ है या दक्षिण की ओर है। अब बताइए, ये नदी इधर से आ रही है तो ये उत्तरी नदी, लेकिन बह किधर रही है। तो पूछा जाएगा कि बिहार की वो कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अब बताइए, है उत्तरी लेकिन बह रही है दक्षिण की तरफ। तो हम लोग समझते हैं कि लगता है दक्षिण वाला नदी पूछ रहा है, आंसर दक्षिण वाला नदी कर देते हैं। इसीलिए करके ध्यान रखिएगा कि आंसर हमेशा ध्यान पढ़ कर करिएगा कि उत्तरी नदी पूछ रहा है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बोल रहा है। समझ में आई बात है कि नहीं है, कोई समस्या है इसमें, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पटना जिला में 99 किलोमीटर, ये सब बात तो बोल ही दी आपको। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज है? कौन जिला में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? वैशाली में अभी क्या पढ़े थे आप लोग? शिशु लिंगानुपात ना, तो भूल जाते हैं, वैशाली तो भूल गए। चलिए सबसे अधिक सर्वोच्च घनी आबादी मतलब क्या? सबसे अधिक जन घनत्व कहाँ है? शिवहर में, वैशाली में, पटना में, दरभंगा में, कहीं नहीं। तो याद रखिएगा सबसे अधिक घनी आबादी का मतलब होता है कि घनत्व पूछ रहा है। घनत्व मतलब समझते हैं कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जगह पर कितना लोग रह रहा है। तो याद रखिएगा सबसे घनी जो है ना, सबसे घनी आबादी जो है, सबसे ज़्यादा जो घनत्व है, याद रखिएगा शिवहर का है। किसका है? शिवहर का। सेकेंड स्थान पर पटना है। हम लोग को लगता है राजधानी पटना है तो हाँ आबादी अधिक होता होगा, लोग का भीड़ भाड़ अधिक है। नहीं, याद रखिएगा कि शहर में अधिकतर लोग जो रहता है ना, बाहरी लोग रहता है, वहाँ का नहीं रहता है। ठीक है, तो सेकेंड स्थान पर पटना है, लेकिन पहला स्थान पर है शिवहर। तो याद रखिएगा कि घनी है, तो बताइए सबसे ज़्यादा जो है सो अधिक, सबसे घनी जो है सो शिव का भक्त होता है। लोग सबसे ज़्यादा लोग किसका पूजा करता है? शिव का पूजा करता है कि नहीं करता है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक भक्त जो है किसका है? शिव का है। सबसे घनी आबादी शिवहर का, सेकेंड स्थान पर पटना। ठीक है, नहीं तो भूल जाइएगा, लॉजिकली थोड़ा बहुत रहेगा ना दिमाग में, तो आप आंसर कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाएगा पूरे भारत में सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो क्या बोलेंगे? सबसे अधिक बिहार का 1106। आप समझिए 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा जगह लीजिएगा ना, 1106 लोग रह रहा है। समझ में आई बात है कि नहीं है? 1106 समझे ना, सबसे अधिक भारत में उसका हो जाएगा। और बिहार में पूछा जाएगा सबसे अधिक तो शिवहर और सेकेंड स्थान पर पटना। और सबसे कम घनत्व अगर पूछा जाएगा भारत में पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश न हो। अरुणाचल में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है कि नहीं? तो याद रखबे ना करते हैं, भूल जाते हैं आप लोग। तो चलिए, तो 2 को जनगणना वाला बिहार से आ गया और 1-2 जनगणना भारत से पूछ देता है। तो मान लीजिए 3-4 को जनगणना का सवाल रहता है, एक नंबर मायने रखता है, याद रखिए। चलिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महादेव लाल सर्राफ। हमको लगता है जिस समय वो पढ़ा रहे थे हम लोग चौकीदारी कर, उस समय हम लोग पढ़ाए थे शायद नमक सत्याग्रह, पढ़ाए थे नखास पिंड वगैरह मंगलतला। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर से देख लीजिए भागलपुर में कौन कर रहे थे? महादेव लाल सर्राफ कर रहे थे और दीप नारायण अग्रवाल कर रहे थे। ठीक है, चंपारण से विपिन बिहारी वर्मा कर रहे थे, 6 अप्रैल 1930 को यहाँ शुरू हुआ था। ठीक है, पटना से अंबिकाकांत होगा ना, अंबिकाकांत सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी कर रहे थे। नकाश पिंड का जो मंगल तालाब था वहाँ पर शुरू किए थे एक सांकेतिक नमक बना करके। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह 17 नवंबर 1930 को, याद रखिएगा। दरभंगा से सत्यनारायण सिंह रामनंदन मिश्र 17 अप्रैल 1930 को शुरू किए थे। मुजफ्फरपुर में राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद, रामनंदन सिंह 7 अप्रैल 1930 को। जबकि सारण से याद रखिएगा, सारण वाला भी पूछा जाता है, चंद्रिका सिंह और गिरीश तिवारी 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। ठीक है, पटना वाला भी याद रखिएगा। तो मोटा मोटी देखिए एकदम फिक्स चीज़ें हैं, इतना ही शहर का पूछा जाएगा, बाकी का नहीं पूछा जाएगा। समझे बात को? एक बार और आपको ये पढ़ाए हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चौकीदारी कर के बारे में जब पूछा था तो। चलिए, सन 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अम्बाड़ी सत्याग्रह बताइए। राहुल शंकरतायन का संबंध किस जिला से था बताइए? चंपारण से। कौन सा चंपारण? पश्चिमी चंपारण से, याद रखिएगा। तो अम्बाड़ी सत्याग्रह 1939 में चल रहा था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? याद रखिएगा, राहुल शंकरतायन। ठीक है, और स्वामी सहजानंद जो थे ये प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे 1929 में। और इसके ये अध्यक्ष भी बने थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? यही थे। और सचिव कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बने थे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर यही पूछता कि बताइए किसान सभा का गठन किसने किया था? किसान सभा का गठन 1921-22 में, याद है?
शाह जुबैर अध्यक्षता में हुआ था, शाह जुबैर, और ये कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था, ठीक है, 1921-22 में। और 1921-22 में, याद रखिएगा 21-22 में ही कृषक, हाँ, कृषक आंदोलन या कृषक सत्याग्रह का नेतृत्व पूछेगा, क्या बोलेंगे? नहीं, कृषक आंदोलन बिहार में विद्यानंद, विद्यानंद, याद रखिएगा विद्यानंद, जानते हैं ये 3 बार उठा के पूछा है। और पिछली बार ऐसा पूछा था कि हम लोग जो दिए थे ना, सीधा उठा करके ऑप्शन सहित बोल दिया, चारों ऑप्शन भी, सवाल भी यही, याद रखिएगा विद्यानंद। पूछा जाएगा कैसे सवाल घुमा के, जानते हैं? असहयोग आंदोलन के समय, 1921 नहीं बोलेगा, बोलेगा असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कृषक आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, याद रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन 21 में हुआ, तो याद रखेंगे 21 में विद्यानंद। क्लियर है? इतनी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, हम लोग कल पूछेंगे, बता देते हैं, ठीक है, तब ना हमको लगेगा कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। चलिए, अगला है अंबाड़ी सत्याग्रह 1939 में राहुल संकीर्तन के नेतृत्व में हुआ। संकीर्तन को इस समय में झूठे मुकदमे में क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था। राहुल संकीर्तन बिहार प्रांतीय किसान सभा के क्या थे? सक्रिय सदस्य रहे थे। कई बार पूछा जाता था कि कौन सदस्य है कौन नहीं है, सर पिछले क्लास में तो आपको बताए थे। यदुनंदन शर्मा 1931 में गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किए थे, और उस समय सचिव जो थे श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन 1935 में हाजीपुर में शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ, और उसी के बाद ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में, याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में, कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और इस समय अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष कौन बने थे? अखिल भारतीय किसान सभा का शाहजानंद, तो एनजी रंगा सचिव। चलिए ठीक है, एनजी रंगा, सही बात बोल रहे, ये सचिव हुआ करते थे, महासचिव। और अध्यक्ष कौन थे? शाहजानंद सरस्वती ही थे, याद रखिएगा, शाहजानंद, ठीक है, शाहजानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट मुरली मनोहर, हाँ, मुरली मोहन प्रसाद थे, याद रखिएगा। सर्च लाइट याद, कहाँ ने पूछा जाएगा सर्च लाइट क्या था पता है आपको? सर्च लाइट क्या था? बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पूछा जाएगा, क्या बोलेंगे? सर्च लाइट। इसके संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। क्या बोलेंगे? मुरली मोहन प्रसाद। समझ में आई बात है कि नहीं आई? सर्च लाइट ये अंग्रेजी का, देखिए सबसे पहला नंबर सर्च लाइट, ये अंग्रेजी शब्द भी है, तो याद रखिएगा ये अंग्रेजी था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा बिहार का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र पूछेगा, द बिहार हेराल्ड, 1875 में जारी होता, साप्ताहिक जो सप्ताह में जारी होता था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो था अंग्रेजी जो था ना, ये दैनिक था। क्या था ये दैनिक था, और ये साप्ताहिक था, ठीक है, याद रखिएगा। कई बार आपको दैनिक भी पूछ देगा कि कौन प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था, तो सर्च लाइट। और पूछा जाएगा साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र, तो द बिहार हेराल्ड, ठीक है। चलिए, और प्रथम अगर हिंदी दैनिक समाचार, दैनिक मतलब समझते जो रोज आता है, दैनिक समाचार पत्र पूछेगा तो सर्वहितैषी, हिंदी वाला में क्या बोलेंगे? सर्वहितैषी, जो दैनिक था, ठीक है। और साप्ताहिक अगर पूछा जाएगा तो बिहार बंधु, बिहार बंधु, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, बिहार बंधु। चलिए नेक्स्ट, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी के गठन किसने किया था? 64वीं में नहीं पढ़ा है क्या? फूलन वर्मा, बताए थे जयप्रकाश नारायण और फूलन वर्मा के नेतृत्व में हुआ था। तो फूलन वर्मा है तो हम लोग फूलन वर्मा मारेंगे कि नहीं मारेंगे? पिछले क्लास में बताए हैं ना, वर्मा होना चाहिए था, शर्मा मिस्टेक है लिखा हुआ, फूलन वर्मा, ठीक है। चलिए, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, जिसमें
मेन भूमिका जो था फूलन वर्मा का और जयप्रकाश नारायण का था। 1934 में जाकर के इसकी औपचारिक घोषणा होती है। बिहार समाजवादी पार्टी या अंग्रेजी में इसको कहते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो आचार्य नरेंद्र देव बने थे और इसके सचिव जो बने थे जयप्रकाश नारायण बने थे। अध्यक्ष कौन बने थे? आचार्य नरेंद्र, और सचिव कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण। और इसके प्रमुख सदस्य, कई बार पूछेगा कि बिहार समाजवादी पार्टी से कौन कौन जुड़े हुए थे या कौन जुड़े हुए नहीं थे, तो याद रखिएगा योगेंद्र शुक्ल जुड़े हुए थे, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, वसावन, जयप्रकाश नारायण, फूलन वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, ये सारे इससे जुड़े हुए थे। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना, बाकी आपको बताए हुए थे पहले। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? अभी जस्ट पता है ना, हम बोले थे ना असहयोग आंदोलन देकर के पूछता है, ध्यान लिखा हुआ असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, याद रखिएगा, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ये चंपारण से जुड़े हुए हैं जो गांधी जी को आमंत्रित किए थे, याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। और किसान सभा का गठन 1921-22 में मुंगेर में शाह जुबेर की अध्यक्षता में हुआ था और अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। सॉरी, सचिव श्री कृष्ण सिंह थे, अध्यक्ष जो थे शाह जुबेर थे, ठीक है, याद रखिए। अखिल भारतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा और उसके अलावा किसान सभा, ये तीनों कन्फ्यूज करेगा, इसीलिए करके हम बार बार रिपीट करवाते हैं। किसान सभा एक बार रिपीट करवा देते हैं फिर से। किसान सभा पूछेगा तो स्थापना कब हुआ? 21-22, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? मुंगेर में। कहाँ हुआ था? मुंगेर में। और पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे? शाह जुबेर। और पूछा जाएगा बताइए इसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण। ये क्लियर। अब पूछा जाएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका गठन कब हुआ? नवंबर 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? शाहजानंद सरस्वती, ठीक है। और इसके पूछा जाएगा सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। फिर अब पूछा जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन कहाँ हुआ? कब हुआ? अध्यक्ष कौन थे? शाहजहां, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा। और विद्यानंद केवल याद रखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन के समय कृषकों का नेतृत्व, ये शब्द रहेगा, कृषक रहेगा आपको, ठीक है। और असहयोग आंदोलन या 21 लिखल रहेगा, ठीक है, उससे याद रखना है। चलिए, सारे ढेर हम लोग डाल दिए हैं। चलिए, बिहार कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद किए थे असहयोग आंदोलन के समय। पूरे देश में बिहार एवं गुजरात ऐसे प्रांत थे, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ बात लिखे हम लोग। पूरे देश में बिहार एवं गुजरात ऐसे प्रांत थे जिनके प्रांतीय, मतलब व्हाट्सएप वाला बुझा रहा है, जिनके प्रांतीय सम्मेलन में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन से पहले ही असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित कर दिया गया, आह्वान कर दिया गया। देखिए, क्योंकि कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पास हुआ था वो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन बाद में हुआ, सितंबर में जाकर के। लेकिन उससे पहले ही अगस्ते में बिहार और गुजरात जो क्या था ना, वो जो प्रांतीय कांग्रेस होता है, जो राज्य का कांग्रेस पार्टी था, वो अपना यहाँ से पहले पास कर दिया कि वो असहयोग आंदोलन हम करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के समय वह कौन सा राज्य था जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पहले ही पारित कर दिया था? क्या बोलेंगे हम लोग? बिहार और गुजरात। अनुग्रह नारायण, दीप नारायण, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, वज्र नारायण प्रसाद एवं राम दयालु प्रसाद अपनी क्या कर दी थी? वकालत छोड़ दिए। कई बार पूछा जाता है कि बिहार के कौन से व्यक्ति थे जिसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी चलती हुई वकालत को छोड़ दिया? तो दीप नारायण जो बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिएगा। अनुग्रह नारायण सिंह बहुत बड़े वकील थे, चंपारण का केस यही लड़े थे, याद रखिएगा, चंपारण जो आंदोलन हुआ था। मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, ये सब वकालत अपनी क्या कर दिए थे? छोड़ दिए। राम दयालु प्रसाद जो अध्यक्ष बने थे किसका? अंतरिम मंत्रिमंडल जो बिहार का बना था उसका अध्यक्ष बने थे ना। चलिए, अगस्त 1920 के 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में प्रस्ताव को क्या किया गया था? पारित। बोले थे ना अगस्त में कर दिया था पारित। तो अगस्त में एगो बैठक हुआ था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन,
भागलपुर में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को कांग्रेस से पहले पारित कर दिया गया। और 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ? प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में विरोध किया गया था, याद रखिएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? कई बार हम लोग बोल चुके हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे और महेश नारायण, दो ऐसे व्यक्ति थे, महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार विभाजन यानी बंगाल विभाजन का क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। उनका मानना यह था कि बिहार जो है सो बंगाल के साथ रह करके बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता है, केवल और केवल बंगाल का विकास हो सकता है। इसीलिए करके वो बंगाल विभाजन के समर्थक थे, याद रखिएगा। उसके हाँ, तो सर गणेश सिंह, याद रखिएगा, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त कॉलेज, जीडी कॉलेज। जीडी कॉलेज किसके नाम पर है? सर गणेश दत्त कॉलेज है ना। तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री, याद रखिए। आचार्य नरेंद्र देव, याद रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष। रिकॉल करते चलिए, जिसका नाम अगर पर देखे हैं तो रिकॉल करिए इसके बारे में हम क्या पढ़े थे, तब ठीक रहेगा। चलिए, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखिएगा। इनका जन्म जो था 10 नवंबर 1871 को हुआ और इनकी मृत्यु 6 मार्च 1950 को हो गई थी। ये बंगाल विभाजन के समर्थक थे। संविधान सभा का ये अस्थायी अध्यक्ष रहे। 9 दिसंबर 1946 को घोषित हुए, लेकिन 2 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया मुस्लिम लीग के विरोध के कारण। सर गणेश दत्त बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? मैंने आपको नहीं लगता घूर फिर वही बात पूछता है, हमेशा किसान, हमेशा प्रांतीय, हमेशा किसान सभा। हाँ, समझ में आई बात है कि नहीं? इसीलिए करके तीनों को एक बार बढ़िया से रिकॉल करना है, ठीक है। चलिए, हम तो रिकॉल करवा दें, आप घर पर कर लीजिएगा। बात उतने लिखना है, बात उतने बताए। सचिव श्री कृष्ण सिंह सारण में यमुना कार्य इसका नेतृत्व कर रहे थे। गया में इसका यदुनंदन शर्मा कर रहे थे। पश्चिमी चंपारण में राहुल शंकरतानी कर रहे थे। बात उतने हैं, घुमा फिरा के देखिए कि सवाल को 2 बार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में लगाई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, और यही कहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1651। देखो देखो, कन्फ्यूजन में है सब। देखो, भारत में अगर पूछा जाएगा ना, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये अपना पहला फैक्ट्री जो बनाया था सूरत में 1608 में, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर पूछता तब आप बोलते 31 दिसंबर 1600 में पूछा जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 में। लेकिन पूछा जाएगा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहला फैक्ट्री या कोठी कहाँ स्थापित किया? सूरत में, कब? 1608 में, ठीक है। प्रयास किया वहाँ पे। अब वही पूछा जाएगा डच कंपनी की स्थापना पूछा जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1602 में, 1602 में, याद रखिएगा। हाँ, नहीं, कंपनी बना, डच कंपनी की स्थापना 1602 में। लेकिन पहला डच भारत कब आया? ये भारत नहीं, आप बोलिएगा वहाँ, मतलब एशिया कब आया? तो एशिया अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में आया था। इंडोनेशिया आया था सुमात्रा के बाउंटम द्वीप पर, और यह आया था 1496 ईस्वी में, ना हो ना 1596 में। हाँ, 1596 में कब आया था? 1500। सुन लीजिए, डच अगर पूछा जाएगा कि डच सबसे पहले कब आया एशिया? 1596 में। कहाँ आया था? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। जब यहाँ आया, थोड़ा बहुत व्यापार करके गया, तब डच को लगा कि अब एक कंपनी होना चाहिए। तब वो पहला डच कंपनी जो बनाया, वेरीगंडे ओस्ट इंडीज डच कंपनी, वो बनाया 1602 में। कब बनाया? 1602 में, ठीक है। और भारत में पूछा जाएगा कि भारत डच कब अपना स्थापित किया? भारत में डच की पहली फैक्ट्री तब बोलेंगे 1605 में हो,
1605 मसूलीपट्टम में, और 1610 में जाके पुलिकट में। तो पहला डच आया एशिया 1596 में इंडोनेशिया के बॉन्टम द्वीप पर। डच कंपनी की स्थापना 1602 में। भारत में डच की पहली फैक्ट्री की स्थापना 1605 में मसूलीपट्टम में। और अब पूछेगा बिहार में डच की पहली फैक्ट्री क्या बोलेंगे? 1632। समझ में आई बात है कि नहीं आई? कोई डाउट इसमें? अब डच वाला में कोई डाउट नहीं ना? और इस वाला में भी देख लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में। पहला फैक्ट्री 1608 में सूरत में। और बिहार में अगर पूछा जाएगा, बिहार में अंग्रेज का, ब्रिटिश का, तो 1651 में। 1651 में। अब क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना? आगे बढ़े, याद रखिएगा। और भारत आने वाला डच कंपनी जो फैक्ट्री स्थापित, याद रखिएगा कहाँ किया? तो पकडम असुफसु। क्या बोले थे? पकडम असुफसु। ट्रिक याद रखेंगे, पकडम असुफसु। ये कौन अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो प से हो गया पुर्तगाली। पहला फैक्ट्री क से कोचिन, पुर्तगाली कोचिन में। ड से हो गया डच, ये पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टम, अभी जस्ट लिखे 1605 में। अ से अंग्रेज, पहली फैक्ट्री सूरत में, अभी जस्ट लिखे होंगे